हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 25 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस देखेंगे, फिर एडिटोरियल सेक्शन में अब पेंडेमिक प्रिस्क्रिप्शन, तो ये जो डिजीज़ पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो इससे रिलेटेड जो क्राइसिस हुए हैं, तो सबसे पहले हेल्थ क्राइसिस हुआ है, हेल्थ क्राइसिस से फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, फिर कुछ इसके सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। अनक्विट फ्रंट जो है ये सिनो इंडिया के रिलेशन के बारे में है, ठीक है। तो सिनो इंडिया, जब भी अगर ये टर्म आए तो आप समझ जाना कि इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडो चाइना कभी भी यूज़ नहीं होता है, ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने देखा होगा सिनो चाइना के लिए यूज़ होता है, सिनो इंडिया वॉर 1962 है ना, ये सब भी देखा होगा। HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में देखेंगे। ईज़ ऑफ लर्निंग में जो कन्वेंशनल मेथड है टीचिंग के और अभी डिजिटल जो एजुकेशन दिया जा रहा है, स्कूल कब से खुलेंगे उसकी मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो सब चीज़ों पे बात हुई है। रिबूटिंग द वर्ल्ड, इसमें भी कुछ अच्छे सोल्यूशन दिए गए हैं पेंडेमिक से लड़ने के लिए। CCI जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड चाइना नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है, तो ये मेन जो हांगकांग में अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स रिज्यूम ऑपरेशन टुडे एक्सेप्ट इन आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में आई गेस मई 28 से ही ऑपरेशन रिज्यूम होंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और आपको पता है एम्फान वहाँ पे साइक्लोन भी आया है वेस्ट बंगाल में, है ना। तो गवर्नमेंट टू रिस्टार्ट रीजनल एयर कनेक्टिविटी सर्विसेज अंडर उड़ान स्कीम। Health Ministry guidelines allow only asymptomatic passengers to travel. Home Ministry issues SOP for movement of Indian national standard abroad. And Eid ul Fitr being celebrated across country. तो बोला गया है कि सब लोग मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करें ईद उल फितर, बट विद जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, रेगुलेशन है, नॉट हगिंग ईच अदर और हैंड शेक नहीं करना है। तो ये अब यहाँ पे है डोमेस्टिक फ्लाइट्स बिगिन टुडे। 11 स्टेट्स और JNK जो है विल क्वारंटीन, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स ने अपना जो दिया हुआ है कि जैसे मध्य प्रदेश है, तो अगर वहाँ पे कोई पैसेंजर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका कोविड सेंटर केयर सेंटर में भेज दिया जाएगा या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा, ठीक है, 10 दिन के लिए। फिर केरला जो है ट्रैवल परमिट देगा अगर किसी को यात्रा करनी है, और 14 डेज़ का क्वारंटीन होगा। यूपी में बोला गया है कि अपनी डिटेल्स जो है पैसेंजर वो सबमिट करेंगे और 14 डेज़ का होम क्वारंटीन होगा। इसके लिए तमिलनाडु में स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग, एंड 14 डेज़ क्वारंटीन फॉर इनकमिंग। असम में जो गुवाहाटी में जो होटल्स हैं 1000 होटल रूम्स, तो वो क्वारंटीन सेंटर्स में उनको बना दिया है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे कोरोना जो ये कोविड डैशबोर्ड है उसको देखें, तो करेंटली हमारे देश में जो केसेस हो गए बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 1,31,868 केसेस हो गए। सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में हो रहे हैं, डबलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा है। किसका? गुजरात का, ठीक है, 22.74 हो गए हैं। और फिर दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो ये चीज़ है। मतलब बहुत सारे जो स्टेट हैं जो पहले ग्रीन जोन में थे वो ऑरेंज जोन में हो गए, कुछ स्पॉट्स जो है वो ऑरेंज जोन से रेड जोन में चले गए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। नेक्स्ट जो देख लेते हैं HCQ व्हाट वी नो सो फार। तो ये इसमें ये चीज़ बोला गया कि अभी इंडिया ने रिसेंट में, आपको बताया कल ही परसों है, मैंने बताया था कि एक एक्सटेंडेड गाइडलाइंस हुई हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के यूज़ को लेके। तो उस गाइडलाइंस में क्या बोला गया था कि जो भी मतलब नॉन हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं तो उनके लिए भी यूज़ होगी, है ना। जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप एंड NTF हैव नाउ रिकमेंडेड द prophylactic use of HCQ in all asymptomatic healthcare workers involved in containment and treatment of COVID-19, asymptomatic healthcare workers working in non-COVID hospital और non-COVID areas of COVID hospital blocks, ठीक है। तो ये सारे जहाँ भी मतलब हो रहा है, काम हो रहा है, सर्विलेंस हो रहा है वर्कर्स का, जो भी कंटेनमेंट जोन्स में जो वर्कर्स और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है, पर्सनल है, वो इन्वॉल्व है, तो उनके लिए क्या होगा, ये सारे यूज़ होगा, ठीक है, ड्रग का। अब ये मतलब क्यों इतना न्यूज़ में थी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है USA के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बोला कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ले रहे हैं, है ना। तो मतलब ताकि कोरोना वायरस ना हो। और इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड गाइडलाइंस फॉर इट्स यूज़। अभी हम करेंटली क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं 55 कंट्रीज़ को, लेकिन अभी भी WHO की मतलब इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि कितना इफेक्टिव ये वैक्सीन है। एंड व्हाट इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, तो ये मतलब यूज़ होता था जो अर्थराइटिस वगैरह जो डिजीज़ होते थे, या फिर ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता था, ठीक है। एंड ये एक डेरिवेटिव है, जो क्लोरोक्वीन है एंटी मलेरिया ड्रग, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कैन ओनली बी यूज इन प्लेसेस वेयर क्लोरोक्वीन इज स्टिल
इफेक्टिव। तो ये यूएस सेंटर्स का कहना है देर आर ओनली अ फ्यू प्लेस लेफ्ट इन द वर्ल्ड वेयर हाइड्रोक्लोक्सिन क्लोरोक्विन इज स्टिल इफेक्टिव इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन। मतलब जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे मलेरिया का स्प्रेड होगा तो वहाँ पे ही वो कंट्रीज ज़्यादा यूज़ कर रही होंगी ना इसको। तो ये कंट्रीज़ कुछ है जैसे सेंट्रल अमेरिका, इंडिया में कंट्रीज दैट हैव अलाउड यूज़ ऑफ HCQ फॉर कोविड-19 विद रिस्ट्रिक्शन। तो वो कौन कौन से, यूएस ने किया है इमरजेंसी यूज़ इन हॉस्पिटल, एंड फ्रांस ने किया ऑन प्रिस्क्रिप्शन, एंड ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये तो आपको पता है कि उन्होंने ये बोला था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड जो एजिथ्रोमाइसिन है, अगर ये दोनों एक साथ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब बिगेस्ट गेम चेंजर्स होंगे इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, है ना। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है, बाकी तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ही याद रखना कि एंटी जो मलेरिया ड्रग है वो है। ठीक है, नेक्स्ट जो देख लेते हैं एपेंडेमिक्स प्रिस्क्रिप्शन। तो ये जो आर्टिकल है, इम्पेरेटिव टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस, रिमूव फेयर अराउंड हेल्थ एंड इकोनॉमी, शुड इन्फॉर्म कोविड पॉलिसी। तो ये इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि हम साइमल्टेनियसली जो है 2 क्राइसिस से मतलब गुजर रहे हैं, है ना। 2 क्राइसिस है। एक तो क्या हो गया आपका इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमारे जो लाइवलीहुड्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, एंड दूसरा हमारा हो गया हेल्थ क्राइसिस, जो हमारी जीवन को ऑलरेडी क्या कर रहा है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्ट उसने कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग हो गया। द ट्विन क्राइसिस आर डीपली इंटरट्विन्ड, आर इकोनॉमी कैन नॉट बी रीओपन विदाउट क्रेडिबली एड्रेसिंग फेयर्स ऑफ इन्फेक्शन रिसर्जेंस। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी मतलब अभी कुछ उसका कह नहीं सकते, है ना, जिससे जो हेल्थ क्राइसिस से हुआ है, क्योंकि लोगों ने क्या है, काम करना बंद कर दिया है, कहीं पे पैसा लगाना बंद कर दिया है। तो ये एक तरह से जो है विसरल फियर है। ठीक है, डिस्पाइट रिपीटेड एश्योरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट्स दे अनएबिटेड रिवर्स एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट्स टू देयर होम्स। तो ये सारी चीज़ भी है कि माइग्रेंट्स जो है मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, वो भी अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन उनकी मतलब ऐसी हालत है कि उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ तक नहीं प्रोवाइड हो रही हैं। तो मतलब ये चीज़ बोला गया है कि जो है लॉकडाउन था, जो एक्सटेंडेड नेशनल लॉकडाउन था, वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल था, जो मतलब वायरस की ग्रोथ है उसको रोकने के लिए। लेकिन अभी भी हमें जो ये कर्व है इसको फ्लैटन करना होगा, और फ्लैटन करने का मतलब ये नहीं है कि इट डजंट मेक द वायरस गो अवे, है ना, जब ये हो जाएगा, क्योंकि उसका रिसर्जेंस हो सकता है, जैसे जर्मनी, साउथ कोरिया और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, ईरान जैसे, तो इन्होंने सोचा कि अब चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे केसेस वगैरह आते रह रहे हैं ना, तो ऐसा है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है इसने मतलब 3 चीज़ों पे बोला है, सिंपल, स्केलेबल और क्रेडिबल सोल्यूशन क्या होना चाहिए। कि सबसे पहले तो टेस्ट और आइसोलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, कि आप जो भी कोविड-19 के जो टेस्ट हैं वो कराएं, जो व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है उसको आइसोलेट करें, बाकी तो पूरे देश में जो है एक्टिविटी चलती रहे अपनी, है ना। तो ये सारी चीज़ बोलिए। दूसरी चीज़ जो बोली है, बिल्ड टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ इन ऑल 7,000 ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये बोला है कि जो लेबोरेटरीज़ है वो सब भी बनानी चाहिए इन्फेक्शियस डिजीज़ का, ताकि मतलब पता चल पाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली है कि बिल्ड डेडिकेटेड इन्फेक्शियस डिजीज़ वार्ड्स अक्रॉस द कंट्री। तो डिजीज़ वार्ड्स भी बनाने चाहिए पूरी कंट्रीज़ में, और जब तक वैक्सीन एटलीस्ट तैयार नहीं हो जाती है तब तक मतलब एक सिंपलेस्ट सेफेस्ट जो पाथ है वो हमें मतलब लेना होगा। कि सबसे मेन क्या करना होगा, यहाँ पे एक चीज़ बताया गया कि नेशनल कोविड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, नेशनल कोविड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्लान हमें एक बनाना होगा। इसमें क्या होगा, ऑफ आइसोलेशन कंबाइंड विद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग। तो मतलब आइसोलेशन होना होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने 3 T's के बारे में पढ़ा था, कि मैसिव लेवल पे हमें हायरिंग करनी चाहिए, किसकी, टेस्टर्स की, ट्रांसपोर्टर्स की, और जो आपके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उनकी, है ना, मतलब ट्रांसपोर्टर, टेस्टर एंड ट्रेसर की। ठीक है, तो यही चीज़ था। ठीक है, तो ये 3 T's ही आप याद रखना, कि टेस्टर एंड ट्रांसपोर्टर्स एंड ट्रेसर्स। ठीक है, तो ये 3 हैं, तो इनकी मतलब मैसिव लेवल पे ऐसी हायरिंग की जानी चाहिए कि ताकि
एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा इससे, और दूसरा कोविड-19 को कंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यही चीज़ बोलिए कि एक मतलब ऐसा जो नेशनल कोविड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, और साथ में जो फास्टेस्ट, सिंपलेस्ट और सेफेस्ट प्लान अगर होगा तो तभी वो क्या कर सकता है, इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है ना। तो फ्यूचर में आने वाले जितने भी पैंडमिक हैं तो उनसे हम लड़ सकते हैं, और ये मतलब बेसिकली ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होंगे। और जैसे कि जो अगर नॉर्मल डिजीज़ की अगर हम बात करें इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो वायरस के आउटब्रेक होते हैं उन्हीं से मौतें होती है। जैसे टीबी है तो टीबी के एक साल में कितने केसेस आ जाते हैं, डेथ एवरी ईयर, तो 4 लाख डेथ्स एवरी ईयर इन द कंट्री। एंड लेट अस लुक एट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर हम अपनी इंडिया की अगर बात करें तो 19 लाख जो हॉस्पिटल बेड्स हैं अभी एट प्रेजेंट, उनमें से 95,000 आईसीयू बेड्स हैं एंड 48,000 वेंटिलेटर्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज फैसिलिटीज़ आर कंसनट्रेटेड इन अ फ्यू स्टेट एंड सिटीज़, ठीक है। कुछ शहरों और राज्यों में ही ये फैसिलिटीज़ है। हम अगर मतलब गाँव की बात करें तो गाँव में ये कहाँ है ना, अगर ये गाँव वगैरह में फैलते हैं तो हमारे पास ना ही वहाँ पे वेंटिलेटर है, और सबसे पहले तो वहाँ हॉस्पिटल भी ऐसे होते हैं कि बेसिक आपको अगर मतलब पेट दर्द हो गया या बुखार आ गया तो केवल उसी के लिए आपके लिए दवाई वगैरह होती है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके लिए आपको शहरों में आना पड़ता है। तो जो इतनी फैसिलिटी मतलब है ही नहीं वहाँ पे कुछ। तो क्रिटिकल पीस इन आर पब्लिक हेल्थ आर्किटेक्चर इज़ द अर्जेंट अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो HWCs जो है उसको भी अपग्रेडेशन करना होगा। तो ये क्या है, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट होते हैं यहाँ पे आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हो, टेस्टिंग भी कर सकते हो इन केसेस की। और जो अगर एस्टिमेट एक्सपेंसेस की बात करें तो वो 30,000 करोड़ रुपीज़ ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वी हैव टू प्रोएक्टिवली अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टेप्स टू ओवरकम दिस पैंडेमिक एंड मिनिमाइज इट्स स्प्रेड। पहला हमें क्या करना चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए हर स्टेट्स में, कि जो भी जैसे जो तमिलनाडु का जो टेस्ट रेट है वो कितना है ना, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जो टेस्टिंग है वो हमें डिटेक्शन और कंटेनमेंट ऑफ द वायरस के बारे में जानकारी देगी। दूसरा वही है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, द मोस्ट सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव वे टू स्केल अप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड सर्विलेंसेज, ठीक है। और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का यूज़ ना करके आप क्या करें, मतलब ये भी यूज़ करें लेकिन हायर और ट्रेन करें, जो एडिशनल आशा वर्कर्स हैं उनको करें। क्यों? क्योंकि इंडिया को डबल द नंबर ऑफ आशा वर्कर्स फॉर ₹10,000 करोड़ ईयर। और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्वारंटीन की बात की गई है, ठीक है। आशा वर्कर की हो गई बात। दूसरा यहाँ पे बोला है तीसरी चीज़ कि क्वारंटीन करना चाहिए, क्लीन, सेफ एंड एडिक्वेट आइसोलेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पैंडेमिक के टाइम पे। एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर पीपल लिविंग इन हाई डेंसिटी हाउसिंग, है ना, जहाँ पे बहुत ऐसे बिल्कुल डेंस हाउसेस होते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मेन मतलब इसका फॉलोअप हो। देन फोर्थ इन्होंने बोला है मास्क फॉर ऑल, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो है एविडेंट मास्क अवेलेबल कराने चाहिए जनरल पॉपुलेशन के लिए, और दिस वुड कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपीज़ इन्होंने यहाँ पे कहा है, ठीक है। इसके अलावा जो लेबोरेटरीज़ है डायग्नोस्टिक, तो उनके लिए तो बात हुई थी जब जो 5th फाइनल ट्रांस था इकोनॉमिक पैकेज फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो तब बोला गया था कि 1,000 के करीब मतलब 1 लाख हम जो है लेबोरेटरीज़ वगैरह बनाएंगे, पैथोलॉजी लेबोरेटरीज एंड रेडियोलॉजी। तो इस पे मतलब ध्यान दिया जाएगा जो PPP मॉडल है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और दिस स्ट्रैटेजी वंस इम्प्लीमेंटेड मस्ट कंटिन्यू फॉर दी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्ट्रैटेजी अभी हो गई है तो आगे वाले आप 18-12 मंथ जो भी हैं उसमें आप इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। तो कंटिन्यू होनी चाहिए, और जितना भी है लोगों के बीच में मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस क्रिएट हो कि जो सारे जो हेल्थ क्राइसिस है उसको इफ़ेक्टिवली मिल के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ज़रिए, और जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, वो सब मिल के इसको दूर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब इसमें इम्पॉर्टेंट था कि एक तो मतलब क्या फास्टर सिंपल जो सेफेस्ट प्लान होगा वो यही है कि नेशनल कोविड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाए, दूसरा टेस्ट एंड आइसोलेट पॉलिसी, तीसरा जो लेबोरेटरीज़ हैं वो बनाएं, और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वार्ड्स हैं वो बनाएं, ठीक है। तो और बाकी मास्क फॉर ऑल एंड क्वारंटीन सेंटर्स में एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे अनक्विट फ्रंट, तो ये वांटिंग ट्रस्ट एरोड्स इंडिया चाइना कैपेसिटी टू मैनेज लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा,
इंडियन फ्रंट, है ना। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप इंडो चाइना बोलोगे ना तो और आप सोचोगे कि इंडिया चाइना के रिलेशन है, तो ये गलत है। इंडो चाइना के अगर जब होते रिलेशन तो वो साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं, जैसे आपके जैसे और वियतनाम वगैरह, ये कंट्रीज़ है, तो इनके लिए वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंडो चाइना ना बोल के आप सिनो इंडियन बोलो अगर इंडिया चाइना के रिलेशन है। तो इसमें यही बताया गया है कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अगर ये कन्फ्रंट्रेशन जो है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे ज़्यादा देर तक रहते हैं तो बहुत बड़ा जो कन्फ्रंट्रेशन एक वॉर है, वॉर में ही वो तब्दील हो जाएगा, है ना। तो अभी ये बोला गया है कि tension between the Indian and Chinese armed force mount in eastern Ladakh, Delhi and Beijing seems to be hurtling towards some fourth military crisis। तो फोर्थ मिलिट्री क्राइसिस इससे पहले ऑब्वियसली 3 हुए होंगे, तो वो कहाँ पे हुए थे? दिप्सांग में हुआ था 2013 के टाइम पे, ठीक है। दिप्सांग प्लेइंग जो है वो नॉर्दर्न लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। नॉर्दर्न लद्दाख का पार्ट है। नॉर्दर्न लद्दाख कहाँ पे आता है अभी आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। दूसरा जो हुआ था 2014 में हुआ था, 2014 में मिलिट्री क्राइसिस हुआ था चूमार इन ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। ईस्टर्न लद्दाख में ये हुआ था। फिर 2017 को आपको पता ही है कि जो डोकलाम था ईस्ट एट द भूटान, यानी कि आपके ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर में। और बाकी के 2 कन्फ्रंट्रेशन यहाँ वेस्टर्न सेक्टर में, और अभी वाला जो हो रहा है वो भी वेस्टर्न सेक्टर में मेनली हो रहा है, ठीक है। नाकुला पास वगैरह में तो कम ही होते हैं ट्रांसग्रेशन, बट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। देन उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो दोनों देशों के लीडर हैं 2014 में 2013 में उन्होंने पॉलिटिकल इंटरवेंशन वहाँ पे रिक्वायर्ड थी, तो वो की भी। हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी मोदी और जी जिनपिंग के बीच में भी, जब 73 का जो डेज का डोकलाम स्टैंड ऑफ चला था, तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजॉल्व भी हो गया था। फिर 2 समिट्स भी हुई थी, है ना। एक वुहान में हुई थी 2018 में, उसके बाद मामल्लपुरम जो आपके चेन्नई में है 2019 में, वहाँ पे भी हुई। तो ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि मतलब ठीक है अब आगे से ये नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी हुआ, है ना। तो यही चीज़ बोला गया है कि सिंस द लेट 1980s दिल्ली एंड बीजिंग हैड क्राफ्टेड अ सीरीज ऑफ प्रोटोकॉल दैट एड्रेस दीज इनकर्शंस, ठीक है। तो वही है कि मतलब दीज प्रोटोकॉल्स आर अनेबल टू कोप विद द न्यू डे डायनामिक मार्केट एंड थैंक्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं कि मतलब हमारा जो इतना भी मतलब जो ट्रूप्स हैं ये आए दिन वहाँ पे क्या करते रहते हैं, कन्फ्रंटेशन करते रहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते रहते हैं। और मेनली जो ईस्टर्न लद्दाख है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो स्पॉट है वो बन गया है ना। एंड 3 अर्जेंट इम्पेरेटिव प्रेजेंट देमसेल्व्स। तो ये चीज़ बोला गया है कि एक तो मतलब क्या करना चाहिए, जो करंट गवर्नमेंट है उनको, जो जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, जो पार्टीज़ हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और नेचर जो क्राइसिस का है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कल को अगर वॉर होता है, वॉर जैसी सिचुएशन आती है, तो हमको यूनाइट होना पड़ेगा। यूनाइट जब हम होंगे तो तभी हम इनसे चाइना से लड़ सकेंगे, है ना। तो सेकंड इज़ द नीड फॉर एन अर्ली पॉलिटिकल कंसल्टेशन बिटवीन दिल्ली एंड बीजिंग। तो सबसे पहले हमें इसको एंड करने की सोचनी होगी, निगोसिएशन करने होंगे। एंड दूसरा है कि कंट्रीज मस्ट बिगिन द क्लैरिफिकेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमने जो LAC है, तो आपको पता है कि LAC पे कुछ भी मतलब क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ से मतलब कितना, जैसे पैंगसोंग जो लेक है तो वहाँ पे रूट वो चेंज करता रहता है ना, तो इस वजह से हमने मतलब एक तरह से डिमार्केट नहीं किया है, तो इस वजह से तो यही चीज़ बोली गई है। ईज़ ऑफ लर्निंग, इट शुडंट हैव टेकन अ ग्लोबल पेंडेमिक फॉर इंडियन एजुकेशन। तो इसमें अभी ये बोला गया है कि जितने भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो वो क्या कर रही है, MOCs कर रही हैं, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कर रही हैं। ईयर्स अगो स्टार्ट कर लिया था, एंड इट शुडंट हैव टेकन अ ग्लोबल पेंडेमिक टू फोर्स इंडियन एजुकेशन टू गो ऑनलाइन, है ना। लेकिन अभी भी हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारे जो बच्चे हैं दे कैन नॉट रिलेट टू द ऑनलाइन क्लासरूम, एंड मैनी मोर आर लूजिंग आउट एंड मिड डे मील्स नहीं मिल रहा है ना। एजुकेशन रिमेन्स ऑनलाइन ओनली, मिलियंस कुड सफ़र अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जो भी हमारे मतलब नेशनल प्रोडक्टिविटी है इसका काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। एंड द फिज़िकल क्लासरूम जो है वो सिलेबस ही प्रोवाइड नहीं करते थे, बल्कि वहाँ पे क्या था, चिल्ड्रन मतलब एक तरह से बच्चे का पूरा सामाजिक विकास होता था, क्योंकि वहाँ पे गेम्स होते हैं, गेम्स में वो फिर अलग अलग टाइप के वो गेम्स खेलते हैं और इंट्रैक्शन करते हैं बच्चों से, तो ये सारी चीज़ें। एंड अभी ये बोला जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी घर में हैं, तो वो बच्चों को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए भी स्ट्रेस है। और साथ में अभी जैसे थोड़ा थोड़ा करके ऑफिसेज वगैरह खुल रहे हैं, तो ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर जो बच्चे हैं घर पे उनको कौन मतलब देखेगा, है ना। तो डे केयर फैसिलिटीज़ बोथ वर्क एंड स्कूलिंग कुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑल्सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मेडिकल प्रोफेशनल इन द UK एंड यूरोप आर्ग्यू दैट द रोल ऑफ चिल्ड्रन इन ट्रांसमिशन मस्ट बी अंडरस्टूड। तो यही सब चीज़ें इसमें बोलेंगे। इनविजिबल इंडिया, तो ये आर्टिकल जो है इसमें
बोला गया है कि मतलब हमने जो माइग्रेंट्स हैं इनको कैसे मतलब देखा नहीं पहले से। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें ऑन NSSO नेशनल सैम्पल सर्विस ऑफिस assert that there are 65 millions interstate migrants, ठीक है। सो अराउंड 22 मिलियंस हैं अभी। और ये मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आपने पिक्चर्स देखी होंगी कि जैसे जो एक बेबी है तो उसको सूटकेस में ला रही है उसकी माँ ड्रैग करके, है ना। इसके अलावा एक दो फ्रेंड हैं, काफ़ी यंग है, और उसका एक फ्रेंड जो था चलते चलते वो ज़्यादा दूर तक गया तो मतलब उसकी डेथ हो गई। एंड एक महिला ने अपने बेबी को मतलब वहीं पे डिलीवरी हुई उसकी, तो वो फिर से उसके बाद जो मतलब उसको रेस्ट करना चाहिए था बट फिर भी वो वॉक कर रही थी। अब एक वो भी आपने देखा होगा कि जो ज्योति कुमार है वो अपने पिता को साइकिलिंग से वहाँ से दिल्ली से और जो वो है बिहार वहाँ तक वो ले गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। व्हेन द PM announced the first lockdown on March 24, he gave about 3.5 hours notice to India including its chief minister। तो ये सारी चीज़ हो रही है कि उस टाइम पे जो 23 मिलियन पैसेंजर्स पर डे जाते हैं रेलवेज़ के द्वारा, तो रेलवेज़ ने तो कैंसिल कर दी सारी टिकट। और जो भी माइग्रेंट्स थे, जब तक वो अपने बसेस और रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे तब तक सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो और थाली वगैरह की जब बात की गई कि मतलब उनको प्रमोट करें कोरोना वॉरियर्स को थाली और लाइट से, है ना। तो उस टाइम पे कुछ मतलब हम ये भूल गए थे कि जो पुअर हैं उनके दे डोंट हैव बालकनीज, है ना। व्हेन सोशल डिस्टेंसिंग वाज मेड सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कैंपेन, तो उस टाइम पे हम ये भूल गए थे कि स्लम्स वगैरह भी बहुत सारी हैं जहाँ पे इसका मतलब इमरजेंस होता रहता है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि the central government 53 whole days to set up an NMIS, ठीक है। तो NMIS क्या है, नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जो मतलब सारे जितना भी डाटा है वो मॉनिटर करता है जो मूवमेंट हो रहा है पीपल का उससे रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं द पावर ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जितने भी NGO, प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो एक तरह से गवर्नमेंट के साथ मिलके जो COVID-19 है उसको क्या करें, टैकल करें, है ना। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। एंड हाँ, एक ये फैक्ट है कि वेयर डू वी स्टैंड टुडे, अंटिल 3 months अगो हमारे पास एक भी हम जो N95 मास्क है वो हम उसको नहीं मैन्युफैक्चर करते थे। लेकिन अभी क्या है, हम काफ़ी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं PPE किट के, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के। टुडे वी हैव 104 डोमेस्टिक फर्म्स मेकिंग PPEs एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग N95 मास्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। रिबूटिंग द वर्ल्ड में यही बोला गया है कि देर आर मतलब सारा जो आर्टिकल पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन मुझे लगी वो यही है कि पोस्ट कोविड ऑर्डर कैसा होना चाहिए। इट शुड बी अपहोल्ड इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो देर आर 4 और 5 एरियाज वी मस्ट कंसंट्रेट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरनेशनलिज्म के बारे में बताया हुआ है कि ये सेंटर स्टेज पे होगा, है ना। जो नेशनल नेशंस एंड लीडर्स हैं कैन नॉट बी अलाउड टू एक्ट विलिंगफुली और इल ट्रीट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको रिपेयर होना होगा, रिफॉर्म उनमें करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से उनका इमरजेंस हुआ, अगर वो अभी एक्ट नहीं करेंगे तो वो अपनी वैल्यू खोते जाएंगे, जो भी उनकी यूटिलिटी है, ठीक है, वो नहीं रहेगी। इसके अलावा जो रीजनलिज्म है, द रीजनलिज्म, अच्छा वो यहाँ पे है, ठीक है। द प्रायोरिटी मस्ट बी हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट। तो यही सब चीज़ें बोली गई कि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो शिक्षा पे होनी चाहिए, डिसआर्मामेंट पे होनी चाहिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, मल्टीपोलरिटी, है ना, रिफॉर्म लाने चाहिए UN के सिस्टम में। तो हमें एक नया क्या चाहिए, न्यू सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, न्यू ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आपको पता है क्योंकि इन कॉन्फ्रेंस के बहुत ह्यूज इम्पैक्ट हुए थे, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF है, ये सारी संस्थाएं उभर कर आई थी। मैनी मोर स्पेशलाइज कॉन्फ्रेंसेज फॉर रिफॉर्म, WHO, यूनिसेफ एंड अदर इंस्टीट्यूशन। फिर अलग एक चीज़ बोली कि बहुत टाइम से मतलब ऐसा हो रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं तो उनमें मतलब ऑटोनॉमी ठीक तरह से नहीं दी जा रही, जबकि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं दे आर स्टोर हाउसेज ऑफ एक्सपर्टाइज एंड नॉलेजेस, है ना। तो उसको मतलब जब क्राइसिस होता है तो उस टाइम पे उनको काफ़ी ज़्यादा कुछ ऑटोनॉमी देनी चाहिए। एंड रीजनलिज्म मस्ट गो हैंड इन हैंड विद इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया कि रीजनलिज्म जो हमारे क्षेत्रीय संगठन भी हैं, जैसे सार्क है, साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, एंड बांग्लादेश BBIN है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो ये इनिशिएटिव इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, R&D, लाइवलीहुड एंड क्रिएशन, क्लीन एनवायरनमेंट शुड बी
इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। चाइना टारगेट्स यूएस प्लॉटेड टू मैनी कॉन्स्पिरेसी। तो चाइना मतलब ये बोल रहा है कि आप अभी जो है हम पे ब्लेम करने की बजाय आप हमारे साथ मिलके कोविड-19 से लड़ो, और जो पॉलिटिकल वायरस है इज़ यूजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये सारी मतलब चाइना ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हम अभी जो है वी आर नॉट द चाइना ऑफ अ सेंचुरी अगो नॉर इज़ द, तो यही सब है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हांगकांग प्रोटेस्ट रेजिस्टिंग चाइना सिक्योरिटी लेजिस्लेशन क्लैश विद पुलिस। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या हुआ था वहाँ पे। क्या है, वन कंट्री, ठीक है, वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम, ठीक है। तो ये हांगकांग और मकाऊ के लिए मेनली होता है, और इनको क्या बोलते हैं, SAR। SAR मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो ये काफ़ी टाइम से 99 साल से मतलब जो ब्रिटिश के पास था, और 1997 तक ये था ब्रिटिश कंट्रोल में। उसके बाद 1 जुलाई 1997 को क्या था, इनको वन चाइना वन कंट्री के तहत हांगकांग को SAR रीजन चाइना ने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो इनका एक क्या था, अपना बेसिक जो लॉ है वो था, ठीक है। इसी बेसिक लॉ को क्या बोल रहे, मतलब इस बेसिक लॉ में ये था कि इससे वो अपने जितने भी जो थॉट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, तो वो सब हांगकांग में उनको आज़ादी होगी, जो कि अभी चाइना में नहीं है। तो इसी में अभी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म लाने की बात कर रही है कि मतलब जितने भी कोई भी जो हांगकांग में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर मतलब उनको क्या करते हैं कि जब तक अगर वो जो लॉ, जो एनेक्स लॉ है, लॉ का पार्ट 3 है, तो उसकी अगर लिस्टिंग अगर उसमें किया गया हो, तो वो एक डिग्री पास करके क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगा, अगर ऐसा चाइना करते हैं, जो भी इनका जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, तो ये इसको अगर वहाँ पे लागू करते हैं, तो क्या होगा, जो भी हांगकांग के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन में उनके ओपिनियंस की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी वजह से हांगकांग में इसका विरोध हो रहा है। और बाकी तो वही है कि एक बार 2019 में भी हुआ था प्रोटेस्ट, 2019 में जब क्या था, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो थी, है ना, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी उससे रिलेटेड था। और अम्ब्रेला मूवमेंट भी आपको पता होना चाहिए। अम्ब्रेला मूवमेंट अगर पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, तो यहीं पे हुआ था, ठीक है। 2014 के अराउंड ये हुआ था, ठीक है, 2014 में। और 2009 में भी ये जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, इसके तहत विरोध हुआ था हांगकांग में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं बताना भूल गई। तो CIA कॉशन कॉज नॉट टू वायलेट कंपटीशन एक्ट अमिड कोविड-19 क्राइसिस। न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये क्या, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 थ्रू आउट द इंडिया एंड टू प्रिवेंट एक्टिविटीज़ दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। तो ये मतलब एक फेयर कंपटीशन बना रहे हैं मार्केट में, जो भी कंपटीशन के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिसेस से उसको बचाने के लिए, सस्टेन कॉम्पिटिशन्स मार्केट में हो उसको प्रमोट करने के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट जो हैं वो सुरक्षित रहें, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करने के लिए इसका गठन किया गया था। और जो कंपटीशन एक्ट था 2002 का इज़ एज अमेंडेड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2007, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, विच प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस एंड रेगुलेट्स कॉम्बिनेशंस which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. तो thank you, have a nice day. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक ना आप, मतलब इसीलिए तो वो मैंने इनेबल्ड किया है, जब लाइक करोगे तभी पता चलेगा, है ना। और अगर डिसलाइक भी करते हो तो विद रीज़न कि क्या क्या कमियां हैं, तो आपका फीडबैक मतलब मोस्ट वेलकम एंड इट्स वेरी मतलब वैल्यूएबल फॉर मी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।